मैंने तो स्टार्ट ही नहीं करा। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कल काफ़ी सारी चर्चा कर ली थी बेटा, अब एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करना है और थोड़ा बहुत बेटा एनालिसिस भी रहेगा। ठीक है जी। लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है बेटा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर तो बेटा लिबरलाइजेशन पढ़ते टाइम बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, फिलहाल इंट्रो देखते हैं बेटा, पढ़ना शुरू करना। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो आप? कर दूं? पहला पैराग्राफ पूरा कर लो। पहले पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया कि हमने तो पूरी तरीके से अडॉप्ट कर ली थी बेटा मिक्स इकोनॉमी। ठीक है ना, कह रहा साथ साथ इसने ये भी बताया कि जिन और स्टेट्स ने, यानी कि स्टेट का मतलब पूरे के पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी वर्ड स्टेट दिखाई दे, स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। ठीक है ना, पुराने सारे लॉ में वर्ड स्टेट स्टेट लिखा है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। बाबू इसने कहा आपने दूसरी स्टेट को भी देखा होगा जिन्होंने नियर स्टैग्नेशन स्टार्ट किया है। जैसे इंडिया में स्टैग्नेशन आया था बेटा, बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जीरो पे थी हमारी ग्रोथ। सेम बेटा दूसरी कंट्रीज के साथ भी हुआ, लेकिन बेटा उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। ये किसी और की नहीं, चाइना के थोड़ी बात कर रहा था। ठीक है ना, चाइना को इंडिपेंडेंस हमारे बाद मिली है, हमें 1947, उनको 1949, 2 साल बाद। वो भी स्टैग्नेशन से शुरू हुआ था, बस उसका फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इसलिए वो किंग है। और हमारा फोकस प्राइमरी सेक्टर, इसलिए हम पीछे हुए। ठीक है ना, नहीं अभी तो जनरल अपना शुरू करना। मैं पढ़ लियो बदवा, पढ़ लियो। हाँ सर, फोर्टनाइट का मतलब समझ में आ गया? 15 डेज, 15 डेज को बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट। चलो सर, पढ़ा, कल बात कर चुका हूँ, मैंने भी यही बात करी थी, शुरुआत ही ऐसे करी थी चैप्टर की। ठीक है ना, तो सर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने गिर चुके थे कि 15 दिन के इंपोर्ट बिल भी नहीं चुकता सकते थे हम। और साथ ही साथ बेटा क्या हुआ था, इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस बहुत भाग गए थे। ठीक है ना, ये दो मेजर समस्या, ये दो इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हो गए थे। ठीक है ना, फिलहाल जो पाकिस्तान और श्रीलंका मिलके फेस कर रहा है वो बिल्कुल वही। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है इसकी। चलो ये पढ़ना बैकग्राउंड, पहला पैराग्राफ। एक पैराग्राफ हो गया। कुछ नहीं, गवर्नमेंट के खर्चों और इनकम की बात लिखी हुई है अभी तो, पढ़ना।
जितना भी पढ़ा उतना पढ़ के ये समझ में आया कि कुल मिला के क्रक्स ये है दोनों पैराग्राफ का कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत कम था जबकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के डेफिसिट था। तो यही तो लिखा हुआ है दोनों पैराग्राफ में, और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो पढ़ते चलो। पढ़ ले बेटे। ये ऐसे तो कुछ नहीं होता। ऐसे तो 20 लोग नहीं पढ़ रहे हैं। दिखाने आरती के साथ दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और। सर पढ़ा कुछ 7-8 लाइनें पढ़ ली होंगी। तो सर एनालिसिस की बात यह है, आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो वैसे तो इसने बिल्कुल क्लियर किया कि गवर्नमेंट की मेजर इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर थी जो इमीडिएट रिटर्न देती ही नहीं या देती ही नहीं। ठीक है ना, कुछ सोशल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर दिए, कोई बेटा सरकारी हॉस्पिटल बना दिया, कोई सरकारी स्कूल बना दिया, इनसे कौन सा रिटर्न आने वाली है? पहली बात तो इमीडिएट नहीं आने वाली, दूसरी बात मैं तो कहता हूँ आने ही नहीं वाली। भाई सरकारी हॉस्पिटल कौन सा गवर्नमेंट को कमा के देते हैं? वो तो खर्चों का पार्ट है। वहाँ एक एक डॉक्टर 60-60 हज़ार रुपये पे लगा हुआ है और पर्ची है 10 रुपए की, 60 हज़ार नहीं इकट्ठे होते हैं महीने में। ठीक है ना। और दूसरी बात, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च रही थी डिफेंस में, वहां से कोई रिटर्न थोड़ी आती है डिफेंस से, सिर्फ खर्चे हैं गवर्नमेंट के। कहते तो जो थोड़ा बहुता पैसा था गवर्नमेंट को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना था जहां से बहुत ज्यादा रिटर्न आए। पर भाई पब्लिक सेक्टर के हालात तो खराब थे, सारे लॉस मेकिंग थे, तो रिटर्न तो कहीं से भी नहीं आ रही थी सरकार के पास। ये कहता है। पढ़ते चलना, या एक काम करो रुक जाओ, मैं पहले देख लूं मुझे क्या कराना है। अब छोड़ो, यहां से पढ़ना शुरू करो। इंडिया अप्रूव्ड द IBRD, यहां से पढ़ो। सर अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्योंकि चैप्टर शुरू हो गया। आकांक्षा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से, एक एक वर्ड काम का है अब। चलो इधर देखो, कल भी करी थी बात। इंडिया अप्रोच्ड IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF फॉर द लोन। इंडिया ने अप्रोच करा वर्ल्ड बैंक को और IMF को फॉर द लोन, और बेटा उन्होंने लोन भी दिया आपको कितना? $7 बिलियन। $7 बिलियन, और साथ में बेटा कंडीशनैलिटी के साथ लोन दिया। क्या कंडीशन थी लोन? बेटा लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। पहले तो इतनी बात पढ़ो सर, लिबरलाइजेशन कर लो, ओपन कर लो इकोनॉमी को। इकोनॉमी को ओपन करना मतलब ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन से पहले आप क्या कर रखा था आपने? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की, आपका देश ही एक इकोनॉमी है। सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? अपने देश के सारे बैरियर हटा दो, ओपन कर दो अपनी इकोनॉमी को। पूरी दुनिया एक इकोनॉमी है आज से, इंडिया नहीं। ठीक है ना जी। तो सर इस साथ जो रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट, वो भी हटा, गवर्नमेंट कर दो, यानी कि बेटा प्राइवेटाइजेशन कर दो। यानी कि घूम फिर के बात तो वही आ गई ना, $7 बिलियन दे रहे हैं शर्त के साथ। कंडीशन ये है LPG लाओगे तो ले जाओ, वरना नहीं। तो LPG की शर्त के साथ दिए थे $7 बिलियन। ठीक है, ओके, बात सिंपल बात। चलो पढ़ते चलो जी। इंडिया एग्री टू द कंडीशनैलिटी, यहां से
चलो इधर देखना, अगर ये थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और पढ़ लो पैराग्राफ, फिर मैं कर देता हूँ एनालिसिस। आंजा, पूरी कैंपियो वाली उमड़ उमड़ के बातें आती है दिमाग में कि मैं इससे पंगा लूँ अब उससे, है ना। चलो सर, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। एक को हम बोल सकते हैं बेटा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म और वो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए थे, और शॉर्ट टर्म में हमारे पास दो ही समस्या थी बेटा। एक तो इन्फ्लेशन भागा हुआ था, सारी नेसेसिटी के दाम बढ़े हुए थे, एक तो उसको कंट्रोल करना था। दूसरा बेटा हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि हमारा बीओपी बहुत ज़्यादा डेफिसिट में था, एक उसको कंट्रोल करना था। शॉर्ट टर्म में तो ये करना था, ठीक है ना जी। और बाकी बेटा हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए थे, उसमें हमें बहुत कुछ करना था, ठीक है ना। कुल मिला के यही पढ़ा ना आपने, ठीक है, बस और ज़्यादा अभी चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ सर, अब सर देखो यहाँ से टॉपिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। और आज लिखना तो कुछ है नहीं, आज सारा समझना ही समझना है, ठीक है ना, इसलिए पढ़ेंगे बहुत आराम से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में कुल मिला के मैं बस दो ही बातें लिखवा सकता हूँ। एक तो वो इंडिया ने अप्रोच किया आईबीआरडी को और आईएमएफ को लोन के लिए, और $7 बिलियन का लोन भी मिल गया एलपीजी की कंडीशन पर। दूसरी बात, जितनी भी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब वेस्टेज है, ठीक है जी। अब मैं लिबरलाइजेशन पहले ही बता देता हूं आपको, ये चलेगा कैसे बाबू। लिबरलाइजेशन में टोटल 5 तरीके के रिफॉर्म्स हुए, ठीक है ना। देखो हर सब्जेक्ट का ना पढ़ाने का तरीका एलपीजी को अलग है। 9th-10th में भी पढ़ा था तब बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा था, 11th में पढ़ा था तो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा था, 12th बिजनेस में पढ़ा तो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा, और अब फिर बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है ना। बेसिक सबका सेम है बेटा। लिबर में 5 तरीके के रिफॉर्म हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अलग बात है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अलग बात है, फिस्कल रिफॉर्म अलग बात है, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म अलग बात, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलग बात है, और इन सब में भी फर्दर हेडिंग है। ऐसा बनाया इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, इतना सा मुश्किल नहीं है, एक ही बारी में क्लियर होता चला जाएगा, मुश्किल नहीं है। कोई ये कहे ना मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैं जो जो पढ़ने जाएंगे वही लिखता जाऊंगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या रिफॉर्म आए, ठीक है जी। लिबरलाइजेशन का मीनिंग याद है, फ्रीडम देना, ठीक है जी। चलो पढ़ते चलेंगे बेटा, पढ़ना जा स्टार्ट करना। वैसे पढ़ रहा है, इसने यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। मैंने भी यही 5 टुकड़े करे हैं जो इसने लिखे हैं, ठीक है। लो सर, यहां पर आप देख रहे होंगे हेडिंग लिखा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म,
ठीक है ना। यहाँ हेडिंग कर दी डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना। डी रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन हटाना, ठीक है ना। वैसे मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है ना। पढ़ लो एक बार बहुत आराम से, क्योंकि इससे 3 से 4 चीजें मिलेंगी इसमें देखने को। पढ़ना। कुछ कुछ चर्चा मैंने ऐसी कल करी है, कुछ कुछ। Done? इतना मैं एनालिसिस करूंगा, पहले आप सब पढ़ दो। अगर ढंग से पढ़ लोगे तो फिर मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं। लो मेरी तरफ देखना बाबू, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुल मिला के 4 बातें हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी हर एक में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सर सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4 बातें हैं। पहली बात, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि सारी इंडस्ट्री से लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हटा दी गई एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। इसने नाम दिए पर भाई पूरा इत्तेफाक में रखता नहीं, 20 साल पुरानी बुक है, चेंजेस करते नहीं, ठीक है ना। मैं पूरी 6 इंडस्ट्री के एग्जैक्ट नाम बता देता हूं जो आज की तारीख में रिजर्व है, ठीक है ना। इन्होंने ठीक लिखे हैं, एक आदमी लेकिन गड़बड़ की हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज लिकर, सेकेंड वन इज सिगरेट या टबैको, कुछ भी लिख लेना, लिकर सिगरेट। तीसरा लिखना बेटा डेंजरस केमिकल, डेंजरस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डिफेंस इक्विपमेंट, और सिक्स्थ वन इज ड्रग्स एंड फार्मा। दोबारा सुन लो बेटा, ठीक है ना। लिकर, सिगरेट, डेंजरस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रग्स एंड फार्मा। तो सर पहली हेडिंग क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये तो कल भी बोला था मैंने, सबसे पहली बात ये बोली थी, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज, कल भी यही बोली थी, क्लियर है बात। दूसरी बात, ऑल्दो यहाँ आनी ही नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने लिबरलाइजेशन में लिखी है, मुझे बोलनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इन्होंने तो 2 का ही नाम लिया, अगर आपने देखा हो, एक एटॉमिक एनर्जी का नाम लिया और दूसरा कहा कि मेजर एक्टिविटीज इन रेलवे। पढ़ा है ना ढंग से। पर सर 3 है, फिर बोल रहा हूं सर, अर्लियर 17 industries were exclusively reserved for the public sector, then it reduces to 8, then now it is reduces to 3। अब 3 है बेटा, इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और बेटा डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन। लिखा बता नहीं, उसने 2 बोला, मुझे वो गलत हो गया क्या। पढ़ो भाई, द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नॉट atomic activities in the railway transport। किस नई बुक में, हाँ हो सकता है फिर हो तो, हाँ ठीक है ना, होगा नए, वो नहीं होगा, वो पुरानी होगी, ठीक है ना सर। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखी हुई है 3 ही, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड वन, मेरी तरफ देखना सर प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं हो सकता, मुझे 5 टॉपिक कल नहीं शुरू कराने,
ये 5 खत्म करने हैं, आपको याद कराने, कल सिर्फ लिखवाने वाला मुद्दा होगा बाबू। पहली हेडिंग एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेकंड हेडिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, थर्ड वन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। सर अगर आपको थोड़ा सा याद आया हो लास्ट चैप्टर कार्वे कमेटी 1955, कुछ याद आया? क्या बोला था कार्वे कमेटी ने कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। यार देखो, अगर ऐसी शक्लें मत बनाओ, मैंने कहा था ये हिस्ट्री है, अगर पिछली नहीं बताओगी तो अगली कुछ नहीं बताओगी बात। सर यही था ना, कार्वे कमेटी ने इंपॉर्टेंस बताई थी ना। आपको बता देता हूँ वो बात, आपके खैर एनसीईआरटी में नहीं थी, हमने पढ़ी तो पूरी ढंग से है, एक एक लाइन ढंग से पढ़ी है बाबू। कुछ इंडस्ट्रीज को एसएसआई के लिए रिजर्व करा था गवर्नमेंट ने उस टाइम पर, कि एसएसआई बिल्कुल तबाह ना हो जाए, ठीक है ना। तो एसएसआई के लिए कुछ चीजें उन्होंने छोड़ दी कि ये सिर्फ एसएसआई प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका जिक्र आया भी था इसी पैराग्राफ में, और क्लियर कट लिखा गया अब वो भी डी रिजर्व कर दी गई, ठीक है ना बेटा। एसएसआई के लिए जो हमने चीजें रिजर्व करी थी बेटा, उसको भी अब डी रिजर्व कर दिया। सर हमारा प्रिंसिपल क्लियर है कि जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, चाहे वो इंडियन कंपनी है, चाहे वो इंडिया का स्मॉल स्केल सेक्टर है, चाहे वो इंडिया का लार्ज स्केल सेक्टर है, चाहे कोई फॉरेन प्रोड्यूसर है, जो सस्ता बनाएगा वो बेचेगा। बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, ग्लोबलाइजेशन का प्रिंसिपल ही है। इंडिया कुछ नहीं है, दुनिया है। अब जो सस्ता बनाएगा वो बेचेगा। मेरा सिटीजन नहीं होता अब कुछ ग्लोबलाइजेशन में, दुनिया का सिटीजन होता है वहां तो, ठीक है ना। यानी कि अर्लियर प्रोडक्शन एरियाज वर रिजर्व फॉर द एसएसआई आर नाउ डी रिजर्व्ड। जो चीजें हमने एसएसआई के लिए रिजर्व करी थी यार, डी रिजर्व कर दी, कुछ नहीं बचा अब एसएसआई के हाथ में, रिजर्व कुछ नहीं है, ठीक है जी। 3 हेडिंग क्लियर है। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेकेंड हेडिंग इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यार बोल लो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज फॉर एसएसआई। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 3 ही बातों का जिक्र है, अभी 3 का ही रहने दो डिस्कशन, ठीक है ना जी। जब मैं करूंगा तो कर दूंगा आगे का डिस्कशन। बाबू आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना या कर दूं क्या? मैं बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 4th हेडिंग का नाम है बेटा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। सर पुराने जमाने में, वो याद आ गई होगी बात आपको आईपीआर 1956 की, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्सपेंशन करना भी बेटा लिंक्ड था लाइसेंसिंग के साथ। मेरे को एक्सपेंशन करना है बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो लाइसेंस लेना पड़ता था ना, परमिट्स लेनी पड़ती थी ना। सर अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग खत्म कर दी, दैट सिंपली मींस गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दी कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट से। यानी कि जितनी मर्जी अब कैपेसिटी बढ़ा लो बेटा, जितनी मर्जी मशीनरी लगा लो, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना बेटा। यानी कि कुल मिला के 4 बातें हो गई अब, ठीक है ना। सर बहुत आसान आसान है। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज फॉर एसएसआई, और बेटा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग, फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग implies फ्रीडम फ्रॉम द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है ना। लाइसेंसिंग खत्म तो कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट भी खत्म, जितनी मर्जी कैपेसिटी बढ़ा लो, ठीक है जी। ओके बात। अब बेटा फाइनेंशियल सेक्टर से, सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको खराब नहीं होना करना कोई भी। वहीं पढ़ ले। पढ़ा आपने इतना?
पढ़ा? बाबू बस एक पैराग्राफ और है, सारा पढ़ लो, फिर ही डिस्कशन करने का फायदा है। पढ़ना। बंटी पढ़ ले। हाँ अभी घुमाता हूँ, अभी घुमाता हूँ बेटे। सर क्या, अभी बुरा घुमाता हूँ तुझे। इसे पढ़ ले, या एक में ही मूड बना पढ़ने का? चलो डन, इतना पढ़ा, कुछ चर्चा स्टार्ट करें। सर 5-6 पॉइंट निकलते हैं, हेडिंग तो कुछ खास बनानी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, मेरी तरफ देखते रहना बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं यहीं याद करा दूंगा पक्का, मुश्किल नहीं है कुछ भी। बाबू सबसे पहली बात, फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बैंक्स, एनबीएफसीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। पुराने टाइम में स्टॉक एक्सचेंज भी इसी का पार्ट होता, ठीक है ना जी। सर 3 बातें बोल रहा हूँ मैं इनकी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आता क्या क्या इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में? बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती हैं। एनबीएफसीज होती क्या है, फुल फॉर्म बता रहा हूँ, अभी 5 मिनट के बाद बता दूंगा क्या होती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और थर्ड वन है स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी बात बेटा, टिल 1990 आरबीआई वाज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया टिल 1990। लेकिन बेटा लिबरलाइजेशन ने आरबीआई का रोल सब्सटेंशियली चेंज कर दिया। आरबीआई इज नाउ नॉट मोर अ रेगुलेटर, इट इज अ फैसिलिटेटर। पढ़ा था ना, ये लिखा हुआ था ना कि आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कन्वर्ट कर दिया गया। तीसरी बात, मैंने 2 बातें बोल दी, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है, और ये बता दिया कि आरबीआई पहले रेगुलेटर था, फैसिलिटेटर बन गया लिबरलाइजेशन के बाद। तीसरी बात, एज अ रेगुलेटर आरबीआई वुड फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक, बट एज अ फैसिलिटेटर it would left it to the commercial bank to fix its own interest rate structure। सर जब तक वो रेगुलेटर था ना, वो हर कमर्शियल बैंक को बताता था कि मैं जो ब्याज बताऊंगा ना वही लोन पे चार्ज करनी है, और जो मैं ब्याज बताऊंगा वही आपने क्या करना है, डिपॉजिट पे देना है। सर लेकिन जब वो फैसिलिटेटर बना तो आरबीआई ने फ्रीडम दे दिया आपको कि हर कमर्शियल बैंक की अपनी फ्रीडम है, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट दो डिपॉजिट पे और अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट चार्ज करो लोन पर। और आज की आप तारीख में डिफरेंस देखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ले लो 7.5% पे, पंजाब नेशनल बैंक से ले लो 7.8 है, कोई और सरकारी बैंक से ले लोगे तो उसका 8 है। सर होता नहीं डिफरेंस? सर और डिपॉजिट में डिफरेंस नहीं होता। ये सारे सरकारी बैंक डिपॉजिट पे 3% दे रहे होते हैं सेविंग बैंक पे, ठीक है ना। डीसीबी आपके शहर का बैंक है बेटा, वो कहता है 5%, कोटक महिंद्रा कहता है 4% ले लो, ठीक है ना। यस बैंक कहता है 6% ब्याज दूंगा। सर जब तक रेगुलेटर था तब तक आरबीआई कहता था मैं इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फिक्स करूंगा, लेकिन ऐसा फैसिलिटेटर उसने फ्रीडम दे दी बेटा सारे बैंक्स को कि अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद फिक्स करो। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 बातें समझ में आई। चौथी बात, सर लिबरलाइजेशन के बाद और आरबीआई के रोल बदलने के बाद पहली बार प्राइवेट बैंक इंडिया में इमर्ज हुए, और वो प्राइवेट बैंक दोनों तरीके के थे, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक भी और फॉरेन प्राइवेट बैंक भी। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी की बात करोगे तो इंडिया का है, आईसीआईसीआई की बात करोगे इंडिया का है, शुरुआत इंडिया से हुई है, ये इंडिया के प्राइवेट बैंक है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करूंगा तो वो फॉरेन का प्राइवेट बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका की बात करूंगा, फॉरेन का प्राइवेट बैंक है। तो सर समझ में आया, लिबरलाइजेशन के बाद, क्योंकि भाई लिबरलाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, तो प्राइवेट बैंक को एंट्री मिल गई, फॉरेन प्राइवेट बैंक को भी एंट्री मिल गई इंडिया में, डोमेस्टिक तो छोड़ो फॉरेन को भी एंट्री मिली। फिफ्थ बात, एनबीएफसीज लिबरलाइजेशन के बाद इमर्ज हुई हैं। अब चर्चा करता हूं एनबीएफसीज की। सर नाम है एनबीएफसी,
नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, सुन लो कि बैंक तो नहीं है तब भी फाइनेंस कंपनी है। नॉर्मली हम बैंक को ही बोलते हैं फाइनेंस कंपनी, कल अकाउंट्स में भी यही बोल रहा था बच्चों को, बैंक का नाम ही फाइनेंस कंपनी होता है। लेकिन बेटा नाम देखो क्या है, एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। बाबू बैंक नहीं है तब भी फाइनेंस करते हैं, तब भी लोन देते हैं। जैसे कि मैं बड़े छोटे छोटे नाम बोलूंगा, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, LIC हाउसिंग, नाम सुना है LIC हाउसिंग का? भाई तू इंश्योरेंस कंपनी, LIC फिर भी हाउसिंग के लिए लोन बांटती है, तो सर एनबीएफसी नहीं हुई? नॉन बैंक, बैंक भी नहीं है तब भी लोन देती है। ठीक है, नाम सुना है इंडिया बुल्स? इंडिया बुल्स सुना है? चोलामंडलम एक नाम है, सच में आपके शहर में है फ्रेंचाइजी, इंडिया बुल्स की भी है, चोलामंडलम की भी है, एक और एंटिटी है नोन एज आधार, एक और एंटिटी है नोन एज शुभम। ये सब लोन देते हैं बेटा, बैंक भी नहीं है तब भी लोन देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज कब इमर्ज हुई बेटा? आफ्टर लिबरलाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने 5 बातें बोल दी, एक छठी और आखिरी बात, बंटी अगर मैंने ताड़ा मार दिया ना तो 5-6 दिन की छुट्टी होगी इसके बाद। बोल ही जा रहा वो, देख तो यही रहा मैं। बाबू 5 बातें समझ में आ गई? छठी बात, सर लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिशन दी गई कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते। 1990 तक सिर्फ इंडियन ही इन्वेस्ट कर सकते थे इंडियन शेयर मार्केट में। ये बात आपने मुझसे बीएसटी में पढ़ लिया। FII इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ना बेटा? ये कब परमिशन मिली? 1990 के बाद, कि फॉरेनर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? कुल मिला के मैंने 6 बातें बोली, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। शैलजा अब बिल्कुल आंखें खोल के रखना। चलो जी बेटा, अब मैं 6 बातें बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो सारे के सारे। बाबू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बैंक्स, NBFCs एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, टिल 1990 RBI इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। ठीक है ना? आफ्टर लिबरलाइजेशन there is a substantial change in the RBI's role from a regulator to a facilitator, और एज अ रेगुलेटर RBI इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फिक्स करता था, और एज अ फैसिलिटेटर उसने फ्रीडम दे दी हर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद फिक्स करे। सर यस बैंक को क्या पता लग रहा हो कि मैं 6% ब्याज दे के भी कमा सकता हूँ? किसी को लग रहा हो कोटक महिंद्रा को कि मैं 4% दे के भी कमा सकता हूँ? तो तुम देखो, RBI नहीं बताएगा कि क्या होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चौथी बात, प्राइवेट सेक्टर, दोनों बैंक चाहे वो डोमेस्टिक थे चाहे वो इंटरनेशनल थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक ये इमर्ज हुए लिबरलाइजेशन के बाद। पांचवी बात, NBFCs भी इमर्ज हुई हैं लिबरलाइजेशन के बाद। छठी बात, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो इतने सारे चेंजेस दिखाई दिए, फाइनेंशियल सेक्टर पूरा तख्ता पलट हो गई, सब कुछ ही बदल गया फाइनेंशियल सेक्टर में, कुछ सेम ही नहीं है। क्लियर है बात? ओके है बात? चलो बढ़ते हैं आगे। सुना नहीं, किस्मत में वही है तुम्हारी। बाबू लिखता है टैक्स रिफॉर्म, पहले मैं इससे पहले खुद ही कुछ बात कर देता हूं, मेरी तरफ देखना। बाबू नाम जरूर टैक्स रिफॉर्म है, हम बोलेंगे इसको फिस्कल रिफॉर्म। और फिस्कल का मतलब क्या होता है सुन लो। फिस्कल का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल वर्ड दोनों के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना जी बेटा? फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के इनकम, लेकिन मेनली जो रिफॉर्म हुआ था वो गवर्नमेंट की इनकम में हुआ था, और वो कोई और इनकम नहीं, टैक्स थी। तो सबसे मेजर इनकम गवर्नमेंट की टैक्स है। ठीक है ना जी? पहले मैं देख कुछ मुझे नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बाबू मैंने कल भी बोला था बेटा, टैक्स रेट अगर जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उतने इवेसिव होते चले जाते हैं। बोला था ना कल मैंने बात? ठीक है ना? आप टैक्स रेट का मैक्सिमम रेट ले जाओगे 60%, 70% टैक्स, सर कोई नहीं देगा, सब चुराने में बिलीव करेंगे कि 60-70% दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों को लगता है अपनी इनकम का 70% किसको दे देंगे, कोई नहीं दे सकता।
तो सर पुराने टाइम में ये होता था, गवर्नमेंट ने रियलाइज करा इस चीज को और 1990 में बेटा टैक्स रेट बहुत मॉडरेट कर दिए, टैक्स सिस्टम बहुत सिंपल कर दिया और बेटा डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया टू अ इनकम टैक्स ओनली। सर 1990 से पहले डायरेक्ट टैक्सेस और भी थे, खत्म करते चले गए बेटा, खत्म ही करते चले गए। एक डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करो, सर जीएसटी से पहले इंडिया में बहुत सारे थे, ठीक है ना। नींव तो इसकी 1990 में ही रखी जा चुकी थी, ठीक है ना, कि हमें टैक्स में रिफॉर्म करना है। और रिफॉर्म होते 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 छनते छनते सर आज इनडायरेक्ट टैक्सेस भी काफ़ी कम हो चुके हैं। मेनली बोलूँ तो दो ही हैं, एक बेटा जीएसटी और दूसरा कस्टम। कस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता बेटा, उम्मीद भी मत करना, ठीक है ना। कस्टम कौन सा टैक्स होता है? जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे लगता है, उसे हम कस्टम बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना बेटा। तो ये था टैक्स रिफॉर्म, ठीक है ना। पहले बहुत सारे टैक्स थे, बहुत ज्यादा टैक्स रेट थे। दोनों खड़े हो जाओ बेटा। अब ये 5वीं या 6ठी बार है, तो हर बार चुप हो जाती है मेरे को देखकर कि मैं हूं। दिव्या खड़ी हो जा, तुझे खुद पता है। सिमरन तू भी, हाँ कोई नहीं है, ऐसे कोई बख्शीश नहीं है। खड़े हो जाओ फटाफट से। खड़े हो जाओ बस बेटा, खड़ा तो होना पड़ेगा। मेरा टाइम बर्बाद होगा तो मैं और ज़्यादा करूँगा, फिर मैं और ज़्यादा तंग करूँगा। कल ना साथ ना बैठ जाना, एक वहाँ बैठेगा तो एक वहाँ बैठेगा, ध्यान रख लेना। किसी भी दिन साथ ना दिख जाओ बाबू। टैक्स रिफॉर्म क्या है? पहले फिस्कल रिफॉर्म क्या है? गवर्नमेंट के खर्चे के साथ रिलेट करता है, गवर्नमेंट की इनकम के साथ रिलेट करता है। पर सबसे ज़्यादा वास्ट चेंजेस किस में हुए थे? टैक्स में सबसे ज़्यादा वास्ट चेंजेस किए गए, इसलिए बुक लिख रही है टैक्स में रिफॉर्म हुआ, ठीक है जी। बाबू रिफॉर्म किस चीज़ का था कि पहले टैक्स रेट भी ज़्यादा थे, टैक्स सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए लोग इवेजन करते थे। अब सरकार ने क्या सोचा कि हम टैक्स रेट भी मॉडरेट कर देते हैं, टैक्स सिस्टम भी सिंपल कर देते हैं ताकि दुनिया पे करे। और बेटा अगर हमने इतने सारे टैक्सेस को रिड्यूस करके एक एक कर दिया उठाकर, मेनली तो बेटा इनडायरेक्ट में जीएसटी बचा, मेनली तो बेटा डायरेक्ट में इनकम टैक्स बचा, सारे टैक्स उड़ा दिए इंडिया से। 25-30 टैक्सेस थे, सब उड़ा दिए, तो सर दुनिया हंस के पे कर रही है। और ये बताओ बेटा, आपको शायद पता ना हो, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है टैक्स जमा होने का। इंडिया में हर साल एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, किसी भी साल टैक्स गिर नहीं रहे, क्योंकि आप रिफॉर्म्स कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो, लोग हंस के पे कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्की बात? पढ़ना जरा ज्यादा होगा, चलो छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। तीन तीन हो गए ना, कोई नहीं, 3 कल रिवाइज करेंगे, 2 आगे बढ़ेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।